Good morning, students. I welcome all of you on the YouTube channel of Government College Jhadol. And today, this lecture is intended on, it's also intended on Pride and Prejudice. Before it, we have discussed a few things about Pride and Prejudice. We have discussed the summary of Pride and Prejudice. We have discussed the background of the novel, and we also discussed some background of Jane Austen. So in this lecture we are going to read, or we are going to talk about the significance of title, some other issues like themes, narrative technique, point of views, and setting of the novel. So let's talk about the significance of the title. So the novel first was published in 1719. The novel was first written in 1797 under the title First Impression. मतलब कि पहला जो इसका टाइटल था वो फर्स्ट इम्प्रेशन रखा गया था, but it was later revised and published as Pride and Prejudice in 1813, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं वो 1813 में Pride and Prejudice के रूप में पब्लिश हुआ था. इसका जो टाइटल पहला टाइटल था वो फर्स्ट इम्प्रेशन दिया गया था, तो ये भी थोड़ा अप्रोप्रिएट ही था, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं कि नोवेल में फर्स्ट इम्प्रेशन है कि डार्सी के बारे में उनके घर वालों ने, बेनेट फैमिली ने एक फर्स्ट इम्प्रेशन बना लिया कि दैट ही इज़ ए वेरी एरोगेंट और वेरी प्राउड पर्सन. ये भी हो सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट लो क्लास पीपल बाय हायर क्लास पीपल ऑल्सो. डार्सी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो गरीब लोगों को देख के क्या है, वो भी एक इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता था, बट द प्राइड एंड प्रेजुडिस इज मोर सूटेबल एंड मोर अप्रोप्रिएट. ओके, so probably the initial line of the novel that reads, "It is a truth universal acknowledged that a single man is in possession of good fortune must be in want of a wife." मतलब कि पहला जो सेंटेंस है इस नॉवल का, ये भी शायद प्रेजुडाइज्ड हो सकता है. किसके बारे में? इंसान, एक आदमी के बारे में प्रेजुडाइज्ड हो सकता है कि कोई एक पैसे वाला इंसान जो कि बहुत अच्छा नौकरी करता है, या फिर जिसके पास बहुत सारे धन दौलत हो, वो शायद वो एक वाइफ की तलाश में होगा. तो हम ये भी देख सकते हैं कि इट इज़ ए प्रेजुडाइज्ड सेंटेंस. चलो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि द मेन टू कैरेक्टर्स both are guilty of pride and prejudice, in which the main character, the main hero and heroine of our novel, that is Elizabeth Bennet, and then there is Mr. Darcy. हमारे जो दो हीरो हैं वो हमारे नोवेल के यही हैं, ठीक है. So the two main characters are both guilty of pride and prejudice, as Elizabeth Bennet allow herself to fall victim of her own set of prejudices. तो हम देखते हैं कि एलिजाबेथ में क्या प्राइड था और क्या प्रेजुडाइसेस उसने देखी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हम देखेंगे. सॉरी. So Elizabeth's prejudice stem from the pride when she is offended by Darcy's refuse to dance with her in the ball. ठीक है, बॉल में जब डार्सी ने एलिजाबेथ को उसके साथ डांस न करके बेइज्जत किया था, उसी के साथ ही उसकी प्रेजुडाइस उसके साथ में शुरू हो गई थी, और इसी के साथ में उसका प्राइड भी शुरू हो गया था. हर प्रेजुडाइसेस क्लाउड्स एंड सी started to get some clear judgment about Mr. Darcy when she talks to Wickham. विकहम ने उसको डार्सी के बारे में कुछ अलग चीज़ें बताई थी, कुछ गलत चीज़ें बताई थी कि वो एक कैसा इंसान रहा है, और किस तरह से उसने उसके सिस्टर को धोखा दिया, या फिर ऐसी जो कुछ चीज़ें उसने बताई. तो विकहम का जो नरेटिव था उसी के हिसाब से पहले से ही उसके दिमाग में उसके बारे में प्रेजुडाइसेस थी, और जैसे ही विकहम ने अपना नरेटिव सुनाया उसी के साथ में ही एलिजाबेथ के दिमाग में एक प्रेजुडिस मिस्टर डार्सी के बारे में शुरू हो गई थी. ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि डार्सी जो है, डार्सी इज
also a very pride person. He doesn't talk to people. And on the other hand, we see that Darcy is proud in his refinement and superiority of social standing, and he doesn't even encounter with people his below his. This leads him to general prejudice for all these below his social status people. मतलब कि उसके दर्जे से नीचे के जो लोग थे उनसे उसको बात करना, या फिर उनसे मिलना, या फिर उनके साथ डांस करना, या फिर उनके साथ में घुलना मिलना, या फिर उन लोगों से ज़्यादा बात करना, वो उसकी एक प्राइड था और शायद प्रेजुडाइसेस भी थी कि ये लोग दीज पीपल आर नॉट वर्दी टू टॉक और टू इंटरटेन. ठीक है, तो दोनों जो मेन कैरेक्टर हैं वो ही इस प्राइड एंड प्रेजुडिस के शिकार रहे हैं. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लेडी कैथरीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. शी हैज द फैमिली एंड स्टेटस प्राइड. Mrs. Bennet is proud for her daughters, and in her stupidity she is also prejudiced against Darcy. And they are also prejudiced about the beauty of they are also pride about the beauty of Elizabeth. Elizabeth की beauty के बारे में भी वो लोग pride हैं. So the title Pride and Prejudice aptly point to the theme of the novel, and then title is completely appropriate and suitable for the theme of this novel. तो ये तो बातें थी हमारे टाइटल की, the appropriateness of the title. Now we discuss some themes of the novel कि ये किस बारे में बात करता है हमारा. ठीक है, तो first thing about the theme, first thing about the novel, when we read this novel and we find there is love. ठीक है, there are lot of marriages but not much love in to go around. That is because most marriages are based either on economic necessity or maybe physical attraction or other things also. और जेन ऑस्टिन के जो अधिकांश नॉवेल्स होते हैं उनमें प्यार मोहब्बत ज़्यादा कम दिखाया जाता है. ये बात ज़्यादा दिखाई देती है कि वुमेंस उस कॉन्टेम्प्रेरी वीमन जो थी, मतलब जब एलिजाबेथ जिस समय जेन ऑस्टिन ने लिखना शुरू किया था या जिस समय वो लिखती थी, तो उस समय इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ठीक है, तो लव और मैरिज का सेंटर पॉइंट ये होता था कि इन चीज़ों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाए बजाय लव को. सो the entire family, Bennet family, Jane and Elizabeth are capable of true romantic love, and love is responsible relationship bond, but it's not entirely necessary. Charlotte is and उसमें हम देखते हैं कि Charlotte is also happy because she has not that much expectations from any other persons. So यहाँ हम प्यार मोहब्बत की भी देखते हैं. प्राइड एंड प्रेजुडिस हमने देख ही लिया है. ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मैरिज इसमें है. इसमें तीन या चार मैरिज हुई हैं. पहला था अपनी दो सिस्टर्स हो गया, और उस एलिजाबेथ की जो फ्रेंड थी उसके विकहेम के साथ में चार्लोट की शादी जो विकहेम के साथ में. तो इस हिसाब से बहुत सारी मैरिज का थीम्स भी हमें देखने को मिलता है कि और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि this novel argues against the idea of love at first sight and suggests that the better kind of love develops very slowly. पूरी कहानी है वो लव और मैरिज के चारों तरफ घूम रही है, जिसमें हम देखते हैं कि 3 शादियां होती हैं. मुख्य रूप से 3 शादियां हैं, जिसमें एलिजाबेथ है, जेन और चार्लोट की शादी हो रही है. ठीक है, तो यहाँ हम 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ शादी है और दूसरी तरफ मोहब्बत है, उस दूसरी तरफ लव है. तो शादी जैसे कुछ जगह हम देखते हैं, चार्लोट के एग्जांपल देखें तो सी इज़ हैप्पी बिकॉज सी हैज़ लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स. उसको प्यार मोहब्बत की नहीं पड़ी है, उसको बस शादी करनी है बिकॉज सी नीड सम इकोनॉमिक सी हैव टू सूद हर इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ एंड सोशल सिक्योरिटीज़ ऑल्सो. ठीक है, तो शादी
का मतलब एक वो भी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो देखते हैं जैन और एलिजाबेथ का, जो कि क्या है, दे आर ट्राइंग टू गेट रोमांटिक लव स्टोरी एंड दे आर ट्राइंग टू परस्यू एंड स्ट्रगल फॉर सुटेबल और मैच्योर लव, जिसमें हम देख सकते हैं कि दे आर नॉट गोइंग फॉर लव एट फर्स्ट साइट एंड दे सजेस्ट दैट द बेटर काइंड ऑफ लव डेवलप्स वेरी स्लोली। तो ये हमारा जो नोवेल है वो प्यार, मोहब्बत और शादी के चारों तरफ घूमता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये क्लास और सोसाइटी की भी बात करता है। इसमें दो तरह की क्लास दिखाई गई है, जो बेनेट फैमिली है वो लोअर क्लास में है, या फिर कुछ नीचे मतलब मिडिल क्लास फैमिली हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बिंगले फैमिली है, या फिर डार्सी की फैमिली है, या फिर जो लेडी कैथरीन की जो फैमिली है वो अपर में अपर सोसाइटी में आते हैं। तो वहाँ हम आपस में थोड़ा क्लैश भी देखते हैं, क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा नीचे वाले लोगों से शादी करने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे कि डार्सी है वो नीचे के लोगों से बात नहीं कर रहा है। उससे ज़्यादा हम आगे देखें तो लेडी जो कैथरीन है वो डार्सी और एलिजाबेथ की शादी को अपोज करती है। तो यहाँ हमें क्लास में डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को भी मिल रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फीमेल और फेमिनिज्म के बारे में भी ये बात कर रहा है, ठीक है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल एंड फेमिनिज्म में हम देखते हैं कि जेन ऑस्टिन के अधिकांश जो करेक्टर्स हैं इस नोवेल में, अधिकांश जो करेक्टर हैं वो फीमेल डोमिनेटिंग करेक्टर हैं। मतलब कि फीमेल हैं वो डोमिनेट कर रही हैं स्टोरी को। एक पर्सपेक्टिव जो कि किताब फीमेल की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। So this novel much offer wider range of female character than it does focus on male characters, ठीक है। तो here the writer is trying to make these characters very bold, independent, honest and able to foresight, ठीक है। और इसके साथ साथ the writer is trying to make a woman identity of a woman also। तो ये सारी चीज़ें मिला करके इस नोवेल में बात करी गई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो फीमेल एंड फेमिनिज्म की बात करता है या फिर करती है और इसके साथ साथ वो किसकी बात करता है, क्लास एंड सोसाइटी का भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। हमें लव की बात मिलती है, इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, मैरिज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारे नोवेल की कुछ थीम्स थी एंड टाइटल के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो हम ऑलमोस्ट ये नोवेल पढ़ चुके हैं। बाकी जो डिटेल समरी है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और बेटर रहेगा कि आप लोग किताब ले आएँ और टेक्स्ट टू टेक्स्ट पूरा पढ़ के और इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। धन्यवाद।